नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष किसी भी विषय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परीक्षा कही जाने वाली परीक्षा, जिसका नाम है नेट जेआरएफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा ये संचालित की जाती है। अर्थात कि यूजीसी इस परीक्षा को लेता है और इसकी टेस्टिंग एजेंसी है जो कि इस परीक्षा को कलेक्ट करवाती है और परीक्षा के परिणाम आदि देखती है, वो है एनटीए। तो मित्रों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सारे विश्वविद्यालयों का हेड है, तो वही विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा करवाता है। अर्थात कि ये परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कंट्रोल में चलती है। तो इस परीक्षा का नाम है नेट जेआरएफ, जो बेसिकली नेट तो इस परीक्षा का नाम ही है और जेआरएफ इसे एक विशेष योग्यता ठहरती है। जेआरएफ का मतलब है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो पीएचडी करते हैं लोग, उसकी योग्यता है जेआरएफ। वैसे योग्यता तो नेट ये है, लेकिन जेआरएफ अगर हम करते हैं तो हमें सरकार की तरफ से विशेष स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। तो उसी का नाम है जेआरएफ। नेट की जब हम परीक्षा देते हैं तो 10% अगर अंक हमने इंक्रीज किए 10% प्लस में, तो उसमें हमको जेआरएफ की योग्यता मिल जाती है। और जेआरएफ करने के बाद में स्पेशल वेटेज भी होता है। जब पीएचडी करते हैं तो ज़्यादा महत्व दिया जाता है मुकाबले नेट के। तो नेट में और जेआरएफ में सिर्फ इतना अंतर है कि 10% ज़्यादा अंक लेकर आने पड़ते हैं। भारत सरकार कई विषयों में इस परीक्षा को आयोजित करवाता है, जिनमें हमारा सब्जेक्ट हिंदी भी प्रमुख है। अर्थात कि हम आपके समक्ष हिंदी से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर का जो पेपर होता है वो सामान्य होता है, जनरल पेपर होता है, जिसमें रिसर्च का होता है और इसके अलावा सामान्य रूप से जो जनरल नॉलेज की बातें होती है, रीजनिंग, तर्क वगैरह इत्यादि इत्यादि का होता है। अगर उसका आपको रिक्वायरमेंट है तो उसका भी सिलेबस बताया जाएगा। फिलहाल में जो सेकंड पेपर होता है, ये हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है। तो सब्जेक्ट पेपर में बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट पेपर को 10 यूनिटों में डिवाइड किया गया है। तो मित्रों, सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, जिस परीक्षा की हम तैयारी करवाने वाले हैं आपके समक्ष। तो पाठ्यक्रम का यूजीसी अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन डालती है और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। वैसे ये पाठ्यक्रम बदलता नहीं है, बहुत कम समय पे बदलता है, तकरीबन 10-11 साल के लगभग बदलता है। तो अगर सब्जेक्ट से आप किसी से भी कर रहे हैं तो उसमें आपको इतनी गहराई से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको किसी परीक्षा में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना इसमें सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट भाषा है तो ये यूनिट आपकी ऐसे कैसे रह जानी है, भाषा और उसका विकास। दूसरी यूनिट आती है उसका इतिहास दर्शन, फिर उसके गद्य पद्य आदि की विधाएँ आती है, फिर उसके विधाओं के स्पेशल बातें आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सब्जेक्ट हिंदी भी एक भाषा है, तो इसमें पहली यूनिट का नाम है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसको यूनिट को ऐसे भी नाम दे सकते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो इसमें क्या आता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदी की क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन ये आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अर्धमागधी इत्यादि इत्यादि, ये हिंदी से पूर्व की भाषाएं हैं। पुरानी हिंदी का संबंध हिंदी से, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग एवं उनकी बोलियां, खड़ी बोली, व्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडेतर और खंडेतर यानी खंड और खंडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। इसके अलावा हिंदी की शब्द रचना, जिसमें हमारा व्याकरण यहाँ से शुरू होता है, ये मान लीजिए आप, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप व्याकरण मान सकते हैं। इसमें आता है हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी की शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप एवं वाक्य रचना लास्ट में है। हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, यानी प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी हिंदी है,
बोली, मानक भाषा, इसके अलावा राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है। ठीक है मित्रों, संपर्क भाषा, संचार माध्यम हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, सब कुछ यानी कि मानक भाषा, राजभाषा, संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं, मार्गीकरण इत्यादि। अर्थात कि अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई बिंदु आपको नहीं दिखेगा जो कि हमारे इस सिलेबस में यानी कि इस यूनिट में ऐसा छूटा हुआ है जो कि भाषा में नहीं आ रहा हो, हिंदी के विकास और उद्भव में नहीं आता हो। तो इतिहास की बात कर लेते हैं आप कि हिंदी का इतिहास क्या था, इसके संदर्भ में क्या आएगा। सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन है उसके बारे में आता है। साहित्य इतिहास दर्शन, कौन कौन से लेखकों ने क्या क्या साहित्य के इतिहास लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य, आदिकाल, हिंदी का जैन साहित्य, सिद्धनाथ, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति, पदावली, लौकिक साहित्य। फिर आ जाता है भक्तिकाल। यहाँ तक तो आदिकाल था और अब भक्तिकाल। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंतःकरण, प्रादेशिक विशिष्टता। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, आपने सुना होगा नाम, इतिहास में भी इनका नाम आता है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण काव्य उनका काव्य। अब आता था रीतिकाल। रीतिकाल में क्या क्या आप पढ़ेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारतेंदु, पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु एवं उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता। देखिए यहाँ तक तो सामान्य हिंदी का इतिहास था, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर गद्य शुरू हो जाता है, ये समझ लीजिए आप। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हम आपको रामचंद्र शुक्ल जी का बता रहे हैं, उसमें भी इसी तरह से वर्णित है। पहले पद्य का इतिहास है, फिर गद्य का शुरू होता है। तो गद्य में क्या क्या आता है, भारतेंदु से पहले की हिंदी, 1857 की सांस्कृतिक क्रांति और उनका पुनर्जागरण, फिर 19वीं शताब्दी की हिंदी, ये भारतेंदु युग था। इसके बाद में द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में आ जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उसके प्रमुख कवि, छायावाद, प्रगतिवादी काव्य प्रमुख, प्रयोगवाद, नई कविता की समकालीन कविता और 2000 वर्ष तक, और प्रेजेंट की भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समकालीन साहित्य पत्रकारिता, यानी कि आज के संदर्भ में भी इसको देखा जा सकता है। तो मित्रों बेसिक तौर पर तो ये इतिहास सामान्य था, लेकिन इसमें गद्य और पद्य दोनों है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें गद्य है, लेकिन इसमें पत्रकारिता वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि फिलहाल में और पहले भी हिंदी साहित्य के गद्य की इतना विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वर्गीकरण तो पद्य के हिसाब से किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, इसीलिए यहाँ पे पद्य का ज़्यादा महत्व है। तो अब हम देखें तो गद्य का इतिहास आता है। अब शुरू होता है गद्य साहित्य, अर्थात कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसी यूनिट में है, ये समझ लीजिएगा अगला भाग है। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार, वर्ष 2000 तक। तो मित्रों सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि उपन्यास की जब भी बात होती है, उपन्यास को प्रेमचंद को केंद्र में रखकर वर्गीकृत किया जाता है। एक मुंशी प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार, मुंशी प्रेमचंद के युग के उपन्यासकार, और एक मुंशी प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार। तो भावार्थ ये है कि मुंशी प्रेमचंद के जो पहले के उपन्यास हैं वो प्रेमचंद के पूर्ववर्ती कहलाते हैं, और मुंशी प्रेमचंद के बाद के मुंशी प्रेमचंद के प्रवर्ती कहलाते हैं, और जो प्रेमचंद के समय के हैं वो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार कहलाते हैं। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेमचंद के पूर्व, फिर प्रेमचंद और उनका युग यानी उसी समय के, फिर प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार जो अब तक चले आ रहे हैं, 2000 तक मान सकते हैं, लेकिन अब तक भी इसमें आ जाती है। फिर अगला जो आता है वो आता है कहानी। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कहानी में आप जानते हैं कि कहानी में भी प्रेमचंद जी का नाम बहुत ही है, तो प्रेमचंद के आधार पर ही यहाँ पे कहानी को भी आप बांट सकते हैं। फिर भी
एक बार इसमें देखिए कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास पढ़ना है, जैसे कि उसके अंतर से बातें पढ़नी है। आपने अगर एमए किया है तो वहाँ पर एमए में एक अलग से चैप्टर चलता था हिंदी की गद्य विधाएँ, तो गद्य विधाओं में उनके बारे में था। गद्य विधाओं का कोई विशेष सिलेबस नहीं था कि इसमें प्रेमचंद जी की है, इसमें ये है। तो जो उनमें बातें थी वो इसमें आएगी। प्रेमचंद जी का एक निबंध है साहित्य के और गद्य के बारे में, जिसका नाम है कुछ विचार संग्रह है वो। तो कुछ विचार नाम से जो निबंध संग्रह है, उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, और भी जैसे आलोचक वगैरह हैं, उनका आप पढ़ते रहिएगा। शुक्ल जी है, नगेंद्र है, तो क्या-क्या पढ़ना है ये आपको बाद में बताएँगे। सबसे पहले सिलेबस हम जान लेते हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं कहानीकार। कहानीकारों में आप जानेंगे प्रेमचंद जी के पूर्व के पहले 1-2 कहानीकार, प्रेमचंद जी के समय की कहानी और प्रेमचंद जी के बाद की कहानी। ठीक है? तो फिर आप चलते हैं नाटक की ओर। नाटक में जयशंकर प्रसाद जी को लेकर निर्धारित किया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी से ही नाटक की वो मानी जाती है, लेकिन फिर भी एक बार शुरुआत मानी जाती है, जो मानी जाती है भारतेंदु जी से। ठीक है? भारतेंदु जी के आधार पर माना जाता है। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद के आधार पे भी मान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद के पहले के नाटक, बाद के, लेकिन भारतेंदु है मेन। तो विभाजन का आधार है वो है भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर नाटकों का विभाजन होता है कि नाटक में भारतेंदु जी के पहले के नाटक, भारतेंदु जी के बाद के नाटक और भारतेंदु जी के बाद में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के चरण। तो चरणों में सबसे पहले उसका संघर्ष आता है, उसके बाद में भारतेंदु जी का युग आता है, प्रसाद युग आता है, प्रसादोत्तर युग। ठीक है? तो वही बात आ गई, भारतेंदु जी से पहले नाटक शुरुआत नहीं माना जाता है हिंदी में। तो भारतेंदु, फिर प्रसाद जी और प्रसाद के बाद के लोग। प्रमुख नाटक कृतियाँ, नाटककार वर्ष 2000 तक। यहाँ तो मित्रों ऊपर पद के बारे में था, यहाँ गद्य के बारे में है। कुल मिला के बात ये है। दो जो विधाएं है, जो तीसरी यूनिट है वो आपकी इसी प्रकार है कि गद्य के बारे में, दूसरी यूनिट पद के बारे में, पहली यूनिट हिंदी के बारे में। ठीक है? अगले देखिए निबंध में आप निबंध का उद्भव और विकास जानेंगे कि निबंध कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। हिंदी निबंध के प्रकार जानेंगे, फिर प्रमुख प्रकार निबंधकारों के बारे में प्रश्न आएंगे आपके यहाँ से। आलोचना तो पूरी हिंदी के बारे में आती है, तो आलोचना साहित्य अलग से चलता है आपका, उसमें आपको अलग से बताया जाएगा। हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकारों एवं प्रमुख आलोचककार। ठीक है? नेक्स्ट देखिए आप आलोचककारों के बाद में यहाँ पे ये विधा खत्म नहीं होती है, एक अन्य गद्य विधाएं के नाम से आता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या है, अन्य में क्या क्या आता है, रेखा चित्र। एक तो रेखा चित्र आएगा आपका, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी एवं प्रवासी साहित्य, दलित साहित्य इत्यादि इत्यादि भी आते हैं। तो उनके अलग से यूनिट में दिया होगा, आप एक बार देखिएगा। तो उनके बारे में भी यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं दूसरी यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट देखिए, यूनिट नंबर 3, इकाई नंबर 3, साहित्य शास्त्र। यहाँ पे मित्रों सावधान होने वाली बात है कि यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण यूनिट ये मानी जाती है और सबसे हार्ड भी मानी जाती है। इसमें आपको पढ़ने के लायक जो चीज़ें मिलेंगी वो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको साहित्य शास्त्र के लिए संस्कृत के साहित्य शास्त्र में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा संस्कृत के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो काव्य यानी कि जो हमारा साहित्य है, कविता, उसके लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। संप्रदाय मतलब कि जो प्रचलित है ना, काव्य सिद्धांत जिनको कह सकते हैं हम। रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, रस साधारणीकरण, यानी कि ये रस का है मैटर। मित्रों 4 चीज़ें तो आपने सुनी ही होगी, छंद, अलंकार, रस। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति इसी में आ जाती है आपकी, जो सामान्य हिंदी में भी आती होगी, आपने देखा होगा। काव्य गुण, काव्य दोष। देखिए टॉपिक नोट कर दीजिए, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत अलग से हैं, मतलब कि अब पाश्चात्य शुरू हो गए। प्लेटो सबसे पहले, प्लेटो के बाद अरस्तू, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, रिचर्ड और मिथक, फंतासी इत्यादि। तो रिचर्ड के भी सिद्धांत है जिसमें इनमें विशेष चीज़ दी हुई है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी एंड ट्रेजेडी और वेरिएशन, इलियट के निर्व्यक्तिवाद का और परंपरावाद का।
और रिचर्ड का है वो है संप्रेषण सिद्धांत, काव्य सिद्धांत और रूसी रूपवाद। रिचर्ड का ये नई समीक्षा के अंतर्गत मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतिबिंब इत्यादि आता है। नेक्स्ट देखिए यूनिट, अगली देखिए यूनिट नंबर 5 वैचारिक पृष्ठभूमि। यहाँ से आपकी तर्क शक्ति और आपके पढ़ने का वो देखा जाता है क्राइटेरिया कि आप क्या सोचते हैं। ये है हिंदी नवजागरण। ये नवजागरण के प्रश्न भारतेंदु और उसके समय के भी आएंगे, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इनमें से आएंगे। स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, वहाँ से मैंने आपको बताया वही हिंदी नवजागरण वही है, द्विवेदी जी और उनके समय की बात है। खड़ी बोली आंदोलन, विलियम कॉलेज। जब आप इस पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे तो यहाँ तक का आपका जो मैटर है ये आपको जो भाषा वाली यूनिट है उसमें मिल जाएगा पूरा, लगभग ढंग से पढ़ लेंगे तो ठीक है। गांधी दर्शन, अगर आप गांधीवाद से प्रभावित हैं तो मिल जाएगा। अंबेडकर दर्शन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी चीज़ है। लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री और आदिवासी अल्पसंख्यक, ये भी अलग से इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपकी यूनिट खत्म है। अगली यूनिट देखिए यहाँ पे एक बार, वो यूनिट है इकाई नंबर 5, जिसका नाम है हिंदी कविता। सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं मित्रों, ये सबसे सरल यूनिट है। असल में बात ये है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी की कविता से प्रश्न आते हैं। लेकिन बात यही है कि हिंदी की कविता का ही तो इतिहास है, गद्य का इतिहास तो थोड़ा सा है, ठीक है। तो बेसिकली हिंदी कविता यूनिट महत्वपूर्ण है और अगर आप समझे तो सरल भी है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये अब आपके सिलेबस नंबर वाइज शुरू हो गया कि इसमें यही पढ़ना है, मतलब फिक्स क्राइटेरिया सिलेबस। पृथ्वीराज राजसो में रेवा तट पढ़ेंगे आप, अमीर खुसरो में अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ पढ़ेंगे, कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है। विद्यापति की पदावली जो नरेंद्र झा द्वारा संपादित है, ध्यान रखिएगा, ये संपादन का प्रमुख है। किसी की में पद नंबर 1 कौन सा है, किसी की में पद नंबर 5 कौन सा है, तो अलग अलग हो जाता है मित्रों। तो यहाँ पर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है, वही आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये सिलेबस आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र झा की जो संपादित है उसमें आप पढ़िएगा। कबीर जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित होगा, 160 से 200 पद। विद्यापति पदावली के शुरू के 25 पद। जायसी ग्रंथावली जो कि संपादित श्रीमान शुक्ल जी द्वारा। नागमणि वियोग खंड के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो हमारी आजकल फिल्म प्रसिद्धि चलती है उससे बहुत कुछ डिफरेंट है। तो इसमें काल्पनिक है। आपको जब जायसी के बारे में बताया था तो इसमें कुछ आई होगी विशेष बातें। ब्रह्मगीत सार सूरदास का, ये भी शुक्ल जी द्वारा संपादित, 21 से 70 पद। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, देखिए रामचरितमानस में ही उत्तरकांड है। यहाँ पे इस कोमा को आप एक बार गौर से देखिएगा, ये कोमा नहीं है मित्रों, ये यहाँ पर ऐसे डैश होना चाहिए, कारण कि रामचरितमानस के अंतर्गत ही उत्तरकांड है, ना कि उत्तरकांड अलग से। लेकिन फिर भी इसको अलग संदर्भ में अगर आप समझें तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि उत्तरकांड में विशेष प्रश्न आएंगे और रामचरितमानस में से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, दोहा 1 से 50। घनानंद जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा संपादित होगा, घनानंद के कवित्व 1 से 30, शुरू के 30 पद। मीरा प्रारंभ के 20 पद, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा के क्या मित्रों, सभी के जो ये गद्य के पद हैं ये सभी लगभग सिलेबस में आते हैं। जेआरएफ नेट में भी आ रहे हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ रहे हैं, और यूपीएससी वगैरह, बिहार पीएससी सब में आ रहे हैं। लेकिन इनके अलग अलग जो संपादक हैं वो आते हैं, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे संपादक को देख कर ही सिलेबस पढ़े। अयोध्या सिंह हरिअउध उपाध्याय, यहाँ पे इनका मूल है, कोई संपादन नहीं है, ठीक है। यहाँ से आधुनिक काल शुरू हो जाता है आपका, आधुनिक काल शुरू हो जाता है। इसमें देखिए हरिओत जी का प्रिय प्रवास सबसे प्रसिद्ध है। मैथिली शरण जी के 2 है, भारत भारती और साकेत का 9वां सर्ग, सिर्फ 9वां सर्ग सबसे महत्वपूर्ण यही माना जाता है वैसे साकेत में। जयशंकर प्रसाद का आंसू एक काव्य कृति है। कामायनी काव्य कृति आप जानते हैं, खंड काव्य। इसमें 2 कामायनी के अंतर्गत भी 3 सर्ग आप पढ़ेंगे, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा नाम का। श्रद्धा, लज्जा और इड़ा। निराला सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस समय के। जूही की कली, जागो एक बार फिर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता,
बांधो न नाव इष्ठौर बंधु, बांधो न नाव इष्ठाव बंधु ये है। सुमित्रा नंदन पंथ की परिवर्तन और प्रथम रश्मि 2 कविताएं आएगी। मित्रों यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं हैं उनका नाम है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जीर्ण जगत के पत्र। और दिनकर जी का है उर्वशी तीसरा सर्ग, अंक ओनली, अंकों में विभाजित है उर्वशी, तो तीसरा अंक रश्मिरथी, तो इसमें रश्मिरथी पूरा ही दिया हुआ है मित्रों, रश्मिरथी का कोई सर्ग वगैरह विभाजित नहीं किया है। अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका नाम पूरा ऐसे है। अज्ञे जी का है कलगी बाजरे की कविता है ये भी, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला, इसके बाद में हरी घास पर क्षण भर, आयो यह असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। ये मित्रों संकलन है, कितनी नावों में कितनी बार, तो संकलन से ही आप इसको मान सकते हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, भूल गलती मुक्तिबोध ब्रह्मराक्षस अंधेरे में, 3 है आपके यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण आ गई आपके। और धूमिल का आता है नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद, ठीक है मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये तीनों चारों ही। इनके अलावा इनकी कोई खास प्रसिद्ध रचना है तो वो अगले सिलेबसों में आती है। देखिए आगे अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6 हिंदी उपन्यास। उपन्यास में आप देखिए फिक्स क्या क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी आपके समक्ष जल्दी इसकी वीडियो आने वाली है, परीक्षा गुरु की वीडियो शुरू हो गई है, गोदान की आने वाली है, शिखर एक जीवनी आपके समक्ष शुरू करवाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा लंबा है, गोदान और शिखर एक जीवनी पे सोचना पड़ेगा, लेकिन गोदान आपके समक्ष परीक्षा से पहले पूरा करा दिया जाएगा। शिखर एक जीवनी थोड़ा उबा उपन्यास है, इसलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी शुरू करेंगे आपके समक्ष। आत्मकथा जो वाला जो था मैटर वो उपन्यास था मित्रों, आत्मकथा नहीं थी, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है ये। रेणु जी का है मेला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु रेणा मेला आंचल, यशपाल झूठा सच, ये भी उपन्यास है। मानस का हंस तुलसीदास जी पर आधारित है, कल यही बात चल रही थी मित्रों। तमस तमस भीष्म साहनी का है, तमस के बारे में आपके समक्ष वीडियो लाई जा सकती है अगर आपकी इच्छा है। राग दरबारी पढ़ाया जाएगा, जिंदगी नामा आपका बंटी है ये मनु भंडारी जी का, मनु भंडारी के नाटक में भी नाम आएगा, आप देखिएगा। आपका बंटी के बाद में धरती धन अपना जगदीश चंद्र का। अब यहाँ पर ये समाप्त होता है यूनिट नंबर 6। मित्रों आपको एक सलाह दी जाती है कि यहाँ पे जो भी कृतियाँ आपको दी गई है इन सारी कृतियों को आप अपने आप से पढ़े, चाहे मेला आंचल हो, चाहे झूठा सच, मानस का अंतर, तमस, राग दरबारी इत्यादि, तो ये लगभग सभी आपको नेट पे मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी, राजेंद्र बाला घोष की कहानी से कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें आख्यायिक कहानियाँ मानी जाती है। माधवराव सप्रे की ये भी प्रथम कहानी में मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही स्वतंत्रता काल की है। प्रेमचंद की सिर्फ 2 कहानी है, एक का नाम है ईदगाह, दूसरी का नाम है दुनिया का अनमोल रत्न। काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, उपन्यास की तरह है, मिल जाएगी आपको। राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, गुलेरी जी उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, जयदेंद्र का अपने अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु जी का उपन्यास में भी नाम आपने देखा और यहाँ भी है। तो तीसरी कसम लाल पान की बेगम, आगे गैंग्रीन जिसको रोज कहते हैं, इसका नाम रोज भी है मित्रों। जिस कहानी का नाम आप गैंग्रीन पढ़ते हैं उस कहानी का नाम रोज भी आपको मिलेगा। कोशी का गटवार शेखर जोशी, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है, चीफ की दावत। सिक्का बदल गया इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पिता ज्ञान रंजन की कहानी है, एक निबंध की तरह है ये, पिता नाम की कहानी। राजा निर्बंसी या कमलेश्वर की कहानी है, नई कहानी आ जाती है यहाँ पर। निर्मल वर्मा
निर्मल वर्मा की है परिंदे। ये यहाँ पर इकाई नंबर 7 आपकी समाप्त है। नेक्स्ट इकाई नंबर 8, इसका नाम है हिंदी नाटक। नाटक में कौन कौन से नाटक है देखिएगा। भारतेंदु का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतेंदु को पूरा पढ़ लीजिए, आप सलाह है। भारतेंदु, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, धर्मवीर भारती, अंधायुग, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल, आधे अधूरे मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। सबसे महत्वपूर्ण है, ये ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में भी होगी, दोनों में से कोई सी। आगरा बाजार, अबीर तनवीर, बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की व्यंग्यकालीन नाटक कृति है ये। कहने का मतलब व्यंग से भरी हुई है। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, उपेंद्र नाथ आस्क, महाभोज, मन्नू भंडारी का ये नाटक और उपन्यास दोनों है मित्रों। इसको उपन्यास की गिनती में भी लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि उपन्यास में भी मन्नू भंडारी का नाम आप देखेंगे और नाटक में भी आप नाम देखेंगे। ये दोनों हैं, बोथ ध्यान रखना, ये उपन्यास में भी कभी भी आ सकता है और यहाँ भी। यानी कि उपन्यास के जब विकास और उनकी बातें होती है तो मन्नू भंडारी जी के इसकी बात भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका नाम है महाभोज। नेक्स्ट देखिए, इकाई नंबर 8 समाप्त हो गई है आपकी। इकाई नंबर 9, हिंदी निबंध। भारतेंदु, भारतेंदु का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतीय वर्ष यूनिवर्सिटी कैसी हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठजाक मुजाफिर, सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य, जिसके नामवर सिंह को आप पढ़िएगा, नामवर सिंह के आलोचनाओं में बहुत नाम आएगा। देखिए यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं। जो रह रही है सब गद्य की विधाएं इसमें आती है, पद्य की विधाएं सारी काव्य में आ जाती है। रामरक्ष बेनीपुरी, माटी की मूरत, ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा, मुरधैया, प्रेमचंद घर में है, एक कहानी, यह भी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुदरी रमणिका गुप्ता, आत्मकथा है दोनों ही, ठीक है। ये आपकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का, और ये आप हुदरी रमणिका गुप्ता की। भोला राम का जीव, ये आपका यूँ समझ लीजिए निबंध है या फिर एक व्यंग्यात्मक कृति है। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र, ये भी वही व्यंग्यात्मक कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय, एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये भी। एक तो मेरी तिब्बत यात्रा और ये की है, दोनों आपको इतिहास में बहुत ही मदद करेगी। अगर इतिहास का कोई स्टूडेंट है तो इनको अगर आप पढ़ें तो देखिएगा एक बार, इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक अरे यायावर रहेगा याद, ये भी आपकी यात्रा वृत्तांत है, तीनों यात्रा वृत्तांत है, लेकिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भी संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतिहास में इनका नाम आता है, बाकायदा इन चीज़ों को इतिहास के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो मित्रों यहाँ तक तो था आपका ये, तो ये 3 तो आपकी थी सर, यात्रा साहित्य आता है ये, ठीक है। यात्रा साहित्य था आपका जो है मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, और संस्कृति के 4 अध्याय, और 2 आत्मकथाएं थी और बाकी अन्य गद्य की रचनाएं हैं। ठकुरी बाबा संस्करण, माटी की मूर्तें संस्करण, मुरधैया आत्मकथा है तुलसीराम जी की, प्रेमचंद घर में है, ये जीवनी है प्रेमचंद जी की जीवनी। एक कहानी यह है भी मनु भंडारी की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है ये। तो मित्रों इसी के साथ में ये सिलेबस आपका समाप्त होता है, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है तो मूल कृतियों को पढ़ने की कोशिश करें, और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन
व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे मूल व्यक्ति हैं जिनको आप विशेष उनके बारे में पढ़ लेंगे तो इस परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो इनमें नाम आएगा, एक तो भारतेंदु जी का। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं वो है भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हिंदी के हर कोने में मिलेगा आपको। एक आएगा जो नाम आएगा मन्नू भंडारी का, तीनों तरह से आप पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी उपन्यास, नाटक एवं आत्मकथा जीवन में भी आ रही है, ठीक है। तीनों मन्नू भंडारी जी को पढ़ेंगे आप। एक तो ऐसी बात नहीं है और में से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन अगर इनको पढ़ेंगे तो आपको एक से ज़्यादा यूनिट में मदद मिलेगी। मनु भंडारी, प्रेमचंद, एक प्रसाद जी का महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रसाद जी के बाद में आप देखेंगे एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको पढ़ेंगे तो वैसे यहाँ पर कोई खास बात नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप इतिहास में इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी, शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी की एक दो रचनाएं हैं, निबंध वगैरह हैं, उनको पढ़ने की आप अच्छे से कोशिश करिएगा। इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु, जो जितना दिया है उतना तो आप पढ़ेंगे कम से कम। और एक चीज़ आती है नवजागरण। इस शब्द के बारे में और इस काल के समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। एक आता है इतिहास में, जीके में भी प्रश्न आता है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। भक्ति के अंतर्गत दो तीन व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कबीर और एक है कबीर के गुरु रामानंद जी का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनको आप पढ़ेंगे तो एक से अधिक प्रश्न सॉल्व होंगे। और सूरदास मान सकते हैं आप। इनके अलावा मित्रों भक्ति काल में अगर आप किसी को पढ़ना ही चाहें तो भक्ति काल में सबसे ज़्यादा नाम आता है, वो आता है गोरखनाथ का। गोरख भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे तो मित्रों आपका इसमें कोई महत्वपूर्ण बताने वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें आपको बतानी थी। तो इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है, किसको कैसे पढ़ें, इस पर अलग से एक चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो आपके ये है कि क्या पढ़ना है आपको और किसको पढ़ने के लिए किस प्रकार की किताब है और कहाँ से एक मैटर मिलेगा, इस पे आपसे अलग चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ में ये होता है आपका सिलेबस हिंदी का, हिंदी साहित्य का आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, जिसमें 10 इकाइयाँ हैं कुल मिला के। तो मित्रों इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जानने वाली बात ये थी कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसमें कितने अंक के कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो मित्रों 2 पेपर होंगे आपके। 2 पेपर होंगे। जो पहला तो रहेगा आपका जनरल, ठीक है, इसमें आपकी जीके वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आएंगी। दूसरा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आपका हिंदी। ये तो रहेगा 200 का, ये रहेगा 100 का, ठीक है। क्वेश्चन 100 इसमें, 50 इसमें, ठीक है मित्रों। तो कुल मिला के 300 आपका अंक है और 150 आपके क्वेश्चन है। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न था कि अब आपके ये जो यहाँ पर इकाइयाँ दी गई है, वैसे तो बेसिकली 10-10 नंबर की है, लेकिन एक दूसरे से बहुत रिलेटेड इकाइयाँ हैं। 10 इकाई ही आपके जनरल पेपर में है और वो है एक एक इकाई ही आपके। तो 10 इकाइयों के बारे में, उनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल आपका ये सिलेबस जो था वो कंप्लीट हमने एक बार आपके समक्ष बता दिया है कि क्या सिलेबस था।
इसमें क्या क्या आने वाला है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में दिसंबर 2000 के लिए आपकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। दिसंबर 2023 के लिए आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू हो रही है। तो देखिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, कुछ आपको वीडियो में मिलेगा, कुछ आपको लिंक वगैरह में हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह कुल मिला के आपका ये सिलेबस पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।